रूस की फौज का पूरा ध्यान इस वक्त यूक्रेन के निकोलाइव शहर पर दिख रहा है। इस शहर पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत लगा दी है, जबकि यूक्रेन के सैनिक भी इसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने जंग में फ्लेम थ्रोअर सिस्टम यानी आग उगलने वाले हथियार का इस्तेमाल किया। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इस घातक हथियार से रूस के सैनिक यूक्रेन की सेना पर कहर ढाते दिखे। दावा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई, जबकि उसके कई ठिकाने राख के ढेर में बदल गए। रूस की सेना की तरफ से इस घातक हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम सोनसिप्योक से यूक्रेन की सेना को निशाना बनाते दिखे। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। रूसी सेना का ये ऐसा हथियार है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट के 24 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। इसी वजह से जैसे ही इससे हमला शुरू हुआ, दुश्मन पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लॉन्चर से निकलते ही आग उगलते रॉकेट टारगेट की तरफ तेजी से बढ़े और फिर पलक झपकते ही दुश्मन के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रॉकेट के टारगेट से टकराने के बाद वहां कई जोरदार धमाके हुए और हर धमाके के साथ वहां आग का बवंडर उठता दिखा। आसमान में कई फीट तक उठे काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। देखकर ऐसा लगा जैसे यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सेना ने वहां छोटा एटम बम गिरा दिया हो। और दावा किया गया कि रूस का यह हमला इतना जोरदार था कि यूक्रेन के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसी वजह से इस घातक हमले में ज़ेलेंस्की की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और दावा तो यह भी किया गया कि इस हमले की वजह से उस इलाके पर रूस का कब्जा हो गया। फ्लेम थ्रोअर सिस्टम सोनसिप्योक से किए गए हमले से पूरा इलाका काफी देर तक थर्राता रहा। कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जिस जगह पर भी इस घातक हथियार से निकलने वाले रॉकेट गिरे, वहां तबाही मच गई। एक रॉकेट के जमीन से टकराने के बाद तो वहां भयानक धमाका हुआ और फिर आसमान से आग के छोटे छोटे गोले गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे वहां आग की बारिश हो रही है। असल में निकोलाइव शहर यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद है और इस पूरे इलाके पर कब्जे के लिए पुतिन की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। किसी भी सूरत में रूस यूक्रेन के इस हिस्से को अपने कंट्रोल में करना चाहता है और वो इसीलिए अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि यूक्रेन के सैनिकों को वहां से खदेड़ा जा सके। यही वजह है कि रूस ने फ्लेम थ्रोअर सिस्टम सोनसिप्योक से यूक्रेन के ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। और रूसी सेना का ये आग उगलने वाला हथियार TUS-1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे हेल वेपन के नाम से भी जाना जाता है। बेहद घातक हथियार को ऐसे ही हेल वेपन या नर्क का हथियार नहीं कहते, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसे इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से बदतर हो जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाती हैं। दावा है कि रूस इस हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क में भी करना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से डोनेस्क इलाके में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस का दावा है कि इस हथियार के दम पर वो न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, बल्कि कई इलाकों को उससे छीनता भी जा रहा है। क्योंकि TUS-1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दिखाई देती है। रूस का ये खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं और इसी वजह से इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख में बदल जाता है। पेड़ पौधे, इमारतें, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इससे बच नहीं पाते। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि रूस ने सबसे पहले इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल खार्किव में किया था। वैक्यूम बम को ही फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं, जो रूस के तरकश में सबसे घातक हथियारों में एक है।
क्योंकि आग उगलते इसके रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। ये एक ऐसा ताकतवर हथियार है जो महज 12 सेकंड के अंदर आग बरसाने वाले 24 रॉकेट दाग सकता है और इसके हमले की वजह से करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है। इसमें आम विस्फोटक इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि तेजी से आग पकड़ने वाला ऐसा ईंधन होता है जो फायर होते ही हवा में उड़ जाता है। इसके बाद यह हथियार उस पूरे इलाके की ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे वहां एक वैक्यूम बनता है और फिर एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो परमाणु बम की तरह ही सब कुछ तबाह कर देता है। दावा तो यह तक है कि यह हथियार करीब 6 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर देता है। रूस ने 2007 में इस घातक हथियार फादर ऑफ बॉल बॉम्ब्स को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को टक्कर देने के लिए बनाया था और दावा है कि उसका यह हथियार अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। वहीं यूक्रेन इजराइल पर भड़क गया और उस पर यूक्रेन की मदद न करने का आरोप लगाया। इजराइल में यूक्रेन के राजदूत ने तो यह तक कहा कि रूस के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दरकार है, लेकिन इजराइल है कि यूक्रेन की मदद करने को तैयार ही नहीं। जबकि यूक्रेन को अपने यहां महिलाओं और बच्चों को रूस की मिसाइलों से बचाने के लिए इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की काफी जरूरत है, लेकिन इजराइल यूक्रेन को आयरन डोम बेचने के लिए राजी ही नहीं हो रहा। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कम दूरी से दागे गए दुश्मन के हथियारों का मुकाबला कर सकता है और 4 से 70 किलोमीटर दूर से चलाए गए रॉकेट और तोप के गोलों को इंटरसेप्ट करने और उन्हें मार गिराने में माहिर है। गाजा पट्टी से हमला करते चरमपंथी संगठन हमास की कोशिशों पर इजराइल का आयरन डोम कई बार पानी फेर चुका है, इसलिए यूक्रेन की भी उस पर नजर है। लेकिन इजराइल ने यूक्रेन को उसे बेचने पर अब तक हामी नहीं भरी है। पेच यह है कि इजराइल ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर अमेरिका के साथ एक करार किया हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल के यूक्रेन तो क्या किसी दूसरे देश को भी अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बेचने के आसार कम ही हैं। यूक्रेन का तो यहाँ तक कहना है कि इस जंग में कई ताकतवर देशों ने उसका बढ़ चढ़कर साथ दिया, लेकिन इजराइल ने हमेशा निराश किया। असल में इजराइल इस जंग में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। एक तरफ वो लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े होने का दम भर रहा है, लेकिन उसने अब तक यूक्रेन की कोई सैन्य मदद भी नहीं की है। इसी वजह से यूक्रेन के राजदूत इजराइल पर बिफर गए। उधर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसका ड्रोन रूस की एक टुकड़ी पर जानलेवा हमला करता नजर आया। बताया गया कि रूस की फौज जंगल में अपने एक सैनिक की मदद के लिए पहुंची थी, जिसे वहां दर्द से करहाता देख उसके साथी बख्तरबंद गाड़ी से उतरकर मदद के लिए आगे आए, लेकिन उन लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि यूक्रेन का ड्रोन उन पर नजर गड़ाए हुए। जैसे ही उन लोगों ने घायल सैनिक को फौजी गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश की, यूक्रेन ने उन पर हमला बोल दिया। गाड़ी में मौजूद बाकी सैनिक जब तक कुछ समझ पाते, वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। आशंका जताई गई कि इस हमले में बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद कई सैनिकों को गंभीर चोटें आईं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले से रूसी टुकड़ी थर्रा उठी और वहां मौजूद सैनिकों में कई को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं यूक्रेन की जंग के लिए अफ्रीकी मीडिया में भी नेटो को दोषी ठहराया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि विस्तारवाद की नेटो की कोशिश ही यूक्रेन की जंग का कारण बन गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। और खास तौर पर अफ्रीका के देशों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, जहां अनाज का इतिहास का सबसे बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। रूस को यूक्रेन पर हमले का दोषी बताने वाले नेटो देश अब तक कई जंग लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर जंग अब विस्तारवाद की कोशिश की तरह देखी जाने लगी है। यूरोप में सैन्य और राजनीतिक ताकत बढ़ाने के मकसद से सोवियत संघ के खिलाफ नेटो बनाया गया था, लेकिन यूरोप में नेटो ने अब तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि पहली लड़ाई लड़ी 2001 में अफगानिस्तान में और दूसरी लड़ाई लड़ी 2011 में लीबिया में, मतलब एक एशिया में और दूसरी अफ्रीका में। लीबिया की जंग में तो अफ्रीका के देशों में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भड़का था। उस वक्त भी नेटो पर बेजा विस्तारवाद की कोशिश के आरोप लगे थे। यानी वो नेटो जो यूक्रेन के लिए रूस को गुनहगार बता रहा है, उसके खुद के दामन पहले से दागदार हैं। अब यूक्रेन में हो रही बर्बादी और अफ्रीका में हो रही अनाज की किल्लत के लिए भी नेटो को ही दोषी माना जा रहा है। अफ्रीकी देशों में नेटो और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा पनपता साफ दिखने लगा है। दावा ये किया जा रहा है कि रूस पर दोष मढ़ने वाली शक्तियों को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। इस बीच दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन में चल रही जंग और रूस से भारत को मिल रहा सस्ता तेल भारत के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि महंगे कच्चे तेल का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ना शुरू हो चुका है।
ऐसे में रूस से मिलने वाले सस्ते कच्चे तेल की अहमियत भी भारत के लिए बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगी हुई आग शांत होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि माना तो ये जा रहा है कि अगले कई महीनों तक कच्चा तेल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जलाता रहेगा। लेकिन भारत के लिए रूस से मिलने वाला सस्ता तेल इस मुश्किल वक्त में बेहद अहम साबित हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस से मिलने वाले कच्चे तेल के हर बैरल पर भारत को $35 का डिस्काउंट मिल रहा है। ऊपर से भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने वाली नहीं है। क्योंकि भारत के कच्चे तेल के अब तक के इंपोर्ट में बहुत बड़ा बदलाव है। भारत के कुल इंपोर्ट में आधे से भी ज्यादा हिस्सा कच्चे तेल का होता है। भारत का बीते कारोबारी साल में कुल इंपोर्ट $11,900 करोड़ का रहा, रुपए में करीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा का। लेकिन इसमें $6,220 करोड़ केवल कच्चे तेल के इंपोर्ट का रहा था। रुपए में यह रकम हुई $5.25 लाख करोड़ के करीब। मतलब कुल 9 लाख करोड़ के इंपोर्ट में आधे से ज्यादा हिस्सा पिछले साल केवल कच्चे तेल का रहा था। पिछले साल भारत ने 21 करोड़ 22 लाख टन कच्चा तेल इंपोर्ट किया था और उससे एक साल पहले 19 करोड़ 65 लाख टन कच्चा तेल मंगवाया गया था। भारत की आबादी ज्यादा है और तेल की जरूरत भी ज्यादा है, इसलिए कुल जरूरत का करीब 80% हिस्सा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इंपोर्ट करने का सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। ऊपर से तेल की कीमतें पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं। तेल महंगा तो देश में सब कुछ महंगा, और तेल सस्ता तो महंगाई भी काबू में। महंगे तेल की ही वजह से आरबीआई को लगातार दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, देश में महंगाई दर भी बीते 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। लेकिन भारत की कई परेशानियों का इलाज रूस से आने वाला सस्ता तेल हो सकता है। पहला तो कच्चे तेल में लगी आग से भारत पर असर कम हो सकता है, दूसरा महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, और तीसरा विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले असर को भी कम किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिका और यूरोप से रिश्तों की परवाह न करते हुए भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर तेल का इंपोर्ट शुरू भी कर दिया। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। हालांकि रूस से भारत पहले भी कच्चा तेल इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन उस वक्त यह इंपोर्ट काफी कम हुआ करता था। 2021 में भारत ने कुल 1 करोड़ 20 लाख बैरल कच्चा तेल रूस से मंगवाया था। भारत के कच्चे तेल के कुल इंपोर्ट का यह केवल 2% है। इससे कहीं ज्यादा कच्चा तेल तो भारत अपने देश में खुद ही निकाल लेता। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद तेल का पूरा अर्थशास्त्र ही बदल गया। मई में भारत ने रोजाना 7,40,000 बैरल कच्चा तेल रूस से मंगवाया। यह आंकड़ा काफी बड़ा है। बड़ी बात यह कि हर बैरल पर भारत को $35 की बचत हो रही है। ऊपर से दावा किया जा रहा है कि भारत अभी रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ाने वाला है। रूस से तेल मंगवाने का फैसला भारत की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि विदेश नीति पर भी असर डालेगा, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि एशिया के देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। अभी तक भारत सऊदी अरब से सबसे ज्यादा कच्चा तेल मंगवाता रहा है, लेकिन रूस के साथ तेल की डील से सऊदी अरब पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। यूक्रेन जंग में रमजान कादिरोव के लड़ाकों का एक बार फिर मजाक बन गया। पिछले 100 से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में चेचेन लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर जेलेंस्की की सेना पर कहर बरपा रहे हैं और यूक्रेन की सेना को उसके इलाकों से पीछे धकेलने में जुटे हैं। ये वही चेचेन लड़ाके हैं जिनके दम पर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन में बर्बरता की नई कहानी लिखी थी। ये वही चेचेन लड़ाके हैं जिनके दम पर कादिरोव ने मारियोपोल को जीतकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट कर दिया था। अजोव सागर के किनारे बसा मारियोपोल शहर इस जंग में तबाह हो चुका है। इस शहर में रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरोव के लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों के साथ करीब 1.5 महीने तक भीषण जंग लड़ी। शहर पर आसमान से इतने बम और मिसाइलें गिराईं कि पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया। रूस के ताकतवर टैंकों ने तो शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को भी धराशायी कर दिया। आरोप है कि शहर पर कब्जा जमाने के लिए कादिरोव के लड़ाकों ने अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाते हुए सैकड़ों लोगों का कत्ल कर दिया था। चेचेन लड़ाके कितने बेरहम और खतरनाक हैं, इसे दिखाने के लिए कादिरोव ने कई बार ऐसे वीडियो का सहारा लिया जिनमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए।